आज हम वाटर ट्रीटमेंट का एक बहुत इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट जो सेक्शन है उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ द सेडिमेंटेशन इन वाटर फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन अभी तक जितने भी हमने यूनिट्स पढ़े हैं, किसी भी जगह पे हम वाटर में से जो डिज़ायर्ड इम्प्योरिटीज़ हैं या जो हमारे वाटर में किसी भी किस्म की टर्बिडिटी है, वट एवर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर डिज़ायर्ड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर, वो अभी तक उसमें मौजूद थे और उनको हम साथ लेके चल रहे थे। पहले हमने उनको कोआगुलेट किया, फिर हमने उनको फ्लॉक्स में डेवलप करवाया, फिर फ्लॉक्स को लार्जर फ्लॉक्स में कन्वर्ट करवाया। लेकिन सब के सब जितनी भी टर्बिडिटी है उसको हम कैरी करके साथ लेके आ रहे हैं। जितने मिलियन गैलन वाटर हमारा है उस सारे के सारे वाटर में जितना कंटेंट था जिसको रिमूव करना था, दैट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट. But this is the unit which separates or removes the turbidity and the undesired constituents from the water. यहाँ से आपके वाटर में से वो रिमूवल स्टार्ट हो जाती है जो आप बेसिक डिज़ाइन कर रहे थे। तो इस वजह से ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इंटरफेस है वाटर ट्रीटमेंट का। इसको बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट होने के की वजह से आपको इसको बड़ी डीपली इसका एनालिसिस करना पड़ेगा, इसके प्रोसेसेस को देखना पड़ेगा, इसकी डिज़ाइनिंग को देखना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोगों के पास कैलकुलेटर भी होना चाहिए एंड यू मस्ट बी फोकसिंग ऑन ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर. As I discussed that after coagulation and flocculation, sedimentation occurs. और हम कोआगुलेशन एंड फ्लॉकुलेशन को बहुत डिटेल के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी हमारे पास मौजूद हैं। तो सेडिमेंटेशन, अब इन दोनों चीज़ों को जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब सेडिमेंटेशन में बेसिकली इनके रिजल्ट्स का पता चलेगा कि इनकी रिमूवल एफिशिएंसी क्या है। मतलब आप कोआगुलेशन कर रहे थे तो कितनी अच्छी कोआगुलेशन हुई है, फ्लॉकुलेशन अगर आप कर रहे थे तो कितने जेंटल फ्लॉक्स आपने डेवलप किए हैं, कितने लार्जर फ्लॉक्स आपने डेवलप किए हैं। और अब सेडिमेंटेशन में पता चलेगा कि इनिशियल टर्बिडिटी क्या थी और आफ्टर पासिंग फ्रॉम द सेडिमेंटेशन टैंक एंड आफ्टर द हैपनिंग ऑफ रिमूवल प्रोसीजर, अब जो एफ्लुएंट आ रहा है इस सेडिमेंटेशन टैंक से उसकी एफिशिएंसी क्या है। तो इन दोनों के डिफरेंस से आपको टोटल अपनी परफॉर्मेंस जो है इन तीनों यूनिट्स की पता चल जाएगी। जब आपको इन तीनों यूनिट्स की परफॉर्मेंस का पता चल गया, दैट मीन्स कि आप अपने प्रोसेस को, अपने जितना आपने पीछे ये सारी चीज़ें कंडक्ट की हैं, इन सबको अच्छी तरह से इवैल्यूएट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि हम कितनी बेस्ट एफिशिएंसी पे ऑपरेट कर रहे हैं, क्या उसमें फर्दर उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्या हम बहुत बिलो एफिशिएंसी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं एंड वी नीड अ लॉट मोर एफर्ट टू improve the sedimentation or the removal efficiency of our process in water filtration. तो ये आप इसमें एनालाइज करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं सेडिमेंटेशन टैंक की या सेडिमेंटेशन प्रोसेस की। सेडिमेंटेशन प्रोसेस जो है वो बेसिकली वाटर एंड उसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनका आपस में क्या इंटरेक्शन है, उनको किस तरह से रिमूव करना है, उनका टर्बिडिटी का बिहेवियर क्या होता है, वाटर का बिहेवियर क्या होता है, दोनों की आपस में क्या क्या लिंक्स क्या हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, और इन दोनों को सेपरेट करना है, अगर रिमूव करवाना है हमने टर्बिडिटी को तो क्या करना है। ये है आपका सेडिमेंटेशन प्रोसेस। ठीक है। दूसरे एंड पे आपके पास आ जाती है सेडिमेंटेशन टैंक की डिज़ाइनिंग, कि ये जो प्रोसेस आपने करना है ये किस जगह पे होना है। ठीक है।
और वो जगह क्या कहलाएगी और उसको हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, जो रिमूवल कर रहे हैं वो कहाँ कलेक्ट होगी, कहाँ से रिमूव होगी, कितना बड़ा टैंक बनाना पड़ेगा, सर्कुलर बनाना पड़ेगा या रेक्टेंगुलर बनाना पड़ेगा, किस तरह की डिज़ाइनिंग जो है वो सूटेबल रहेगी, हमारे पास जगह कैसी है, हमारे पास साइट पे कितनी जगह है सेडिमेंटेशन टैंक के लिए, हमें जो फ्लो आ रहा है वो कितना है, हमारी डिमांड आगे कितनी है जो पब्लिक को हमने प्रोवाइड करना है वाटर। ये सारी आपकी जो है डिज़ाइनिंग दैट इज़ लिंक्ड विद द सेडिमेंटेशन टैंक और द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि देयर आर टू थिंग्स विच आर बीइंग डिस्कस्ड इन पैरेलल। एक तो आपके यूनिट ऑपरेशंस हैं और एक आपके यूनिट प्रोसेसेस हैं। यूनिट प्रोसेसेस जो है कि कोई भी यूनिट है, आप सेडिमेंटेशन टैंक और सेडिमेंटेशन प्रोसेस एक एक यूनिट है सेडिमेंटेशन बेसिकली। तो उसमें प्रोसेस क्या होगा और उसके अंदर डिज़ाइनिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर या यूनिट क्या होगा। तो ये दोनों चीज़ें हमने साइड बाय साइड डिस्कस करनी होती है। तो इन दोनों चीज़ों को मिक्सअप भी नहीं करना। इन दोनों चीज़ों को जब आप, जैसे मैंने बात की कि प्रोसेस में वाटर और टर्बिडिटी का इंटर लिंक जो है वो हम स्टडी करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोसेस डिज़ाइन करते हैं कि कैसे रिमूव करना है। इसी तरह से हम वाटर का जो पूरा हमारा कंटेंट है जिसके अंदर हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस कंडक्ट करना चाहते हैं, उसके और टैंक के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसको भी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, उसको भी हम देखते हैं कि कैसे ये ओवरफ्लो होगा इस टैंक में से, कैसे इसके अंदर सेडिमेंटेशन बॉटम में सेटल डाउन होगी, वहाँ से हम रिमूव करेंगे तो क्या टर्बुलेंस की वजह से फिर तो नहीं राइज कर जाएगी, या अगर हम रिमूव करेंगे तो जहाँ से वो रिमूव हो रही है वहाँ वाटर कंटेंट तो बहुत ज़्यादा नहीं चला जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं इन दोनों का भी आपस में लिंक है। तो इन सब चीज़ों को हमने मिक्सअप नहीं करना, बड़े ही तवज्जो के साथ इस चीज़ को हमने पढ़ना है, ताकि हमें जो ये तो जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये चलो एक आपके पास बैकअप है, नो डाउट बैकअप है, लेकिन आपको रिलाय उस पे नहीं करना चाहिए। आपको अभी समझना चाहिए, अभी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो उसको पूछ लेना चाहिए, बाद में रिकॉर्डिंग कौन देखता है या किस तरह से। ये तो एक बैकअप है कि अब ऑनलाइन स्टडी है तो हमें मजबूरी है कि हम इसको चलो जितना ज़्यादा फैसिलिटेट एक दूसरे को कर सकते हैं तो वो हम कर रहे हैं। अदरवाइज़ जो लर्निंग प्रोसेस है वो आपका अभी है। अभी अगर आपने कर लिया तो अगर आप अभी इतना स्पेशल टाइम निकाल के और आप क्लास अटेंड कर रहे हैं और उस क्लास में बैठ के अगर आप नहीं सीखेंगे तो बाद में 1 घंटे 2 घंटे की रिकॉर्डिंग कौन सुनेगा। ठीक है, तो इस वजह से आप इस चीज़ को ज़रा ध्यान से और कोई चीज़ नहीं समझ आती तो उसको आप नोट डाउन करते रहें। आप लोगों के पास कैलकुलेटर्स होने चाहिए ताकि हम अगर डिज़ाइन एग्जांपल्स कुछ करते हैं, करने की कोशिश करते हैं तो वो भी आपको ईजी हो, आप फिर उस वक्त चीज़ें ढूंढने में ना लग जाएं। तो बेसिक फैक्टर्स हैं जो सेडिमेंटेशन के प्रोसेस को स्टडी करने के लिए हम देखते हैं कि सेडिमेंटेशन टैंक में जो हमारा वाटर है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं रिमूवल प्रोसेस को। देखिए सेडिमेंटेशन बेसिकली रिमूवल ही है। ठीक है, तो रिमूवल एफिशिएंसी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं उनको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पार्टिकल साइज है। यस, पार्टिकल साइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। यही तो हम कर रहे थे राइट फ्रॉम द स्टार्ट कि हमारे पार्टिकल्स कोलाइडल पार्टिकल्स थे और हम कह रहे थे कि ये सेटल डाउन नहीं होंगे, ये तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगा सकते हैं या नंबर ऑफ ईयर्स लगा सकते हैं, जबकि हमें फ्यू आवर्स में ये क्रिस्टल क्लियर चाहिए वाटर ताकि पब्लिक को हम प्रोवाइड कर सकें। तो जब आपके पार्टिकल्स का ही इशू था तो इट्स बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कैन अफेक्ट योर सेडिमेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इसी को हम स्टडी कर रहे थे थ्रू आउट, जब से हम वाटर ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं कि कोआगुलेशन में हमने कोलाइडल पार्टिकल्स को ज्वाइन टुगेदर करवाया एलम के साथ या किसी भी कोआगुलेंट के साथ, और फिर उसके बाद हमने उनको फर्दर ज्वाइन टुगेदर करवाया, इंटीग्रेट करवाया, एग्लोमेरेट करवाया। हमने कहा कि ये फ्लॉक्स बनाएंगे हम, और अब हम उनको रिमूवल की तरफ लेके आए हैं तो यहाँ पे तो इनका रोल होगा एज ए बेसिक फैक्टर। सेकंड वन इज
ग्रेविटेशनल सेटलिंग। जो पार्टिकल साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसके ऊपर इतनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा एक्ट करेगी और इतनी ज़्यादा सेटलिंग जो है वो फाइन होगी और हमारी रिमूवल एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। पार्टिकल की शेप के ऊपर डिपेंड करता है, आपके फ्लॉक्स जो हैं वो किस तरह से ज्वाइन टुगेदर हो रहे हैं। अगर कोई बहुत इरेगुलर शेप है तो उसको जो बॉयंट फोर्स होती है वाटर के अंदर, जो रेजिस्टेंस होती है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा या हाइड्रोलॉजी में पढ़ा होगा कि बॉयंट फोर्स जो है वो इसको रेजिस्ट करती है सेटल डाउन होने से। तो पार्टिकल शेप बेसिकली उसमें बहुत ज़्यादा उसकी वजह से अफेक्ट हो सकती है। अगर शेप जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, इरेगुलर है, तो उसमें सेटलिंग में टाइम ज़्यादा लग सकता है। रिलेशनशिप ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल टू फॉरवर्ड फ्लो वेलोसिटी। जो आपकी सेटलिंग है ना, जो पार्टिकल है उसने सेटल डाउन होना है बॉटम की तरफ, ठीक है। जबकि आपका फ्लो जो है, जो वाटर है, वो एक साइड से आ रहा है और दूसरी साइड से आप उसको रिमूव कर रहे हैं, या बॉटम से आ रहा है और टॉप से आप उसको रिमूव कर रहे हैं। तो जो उसकी जो 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 उसका इंटरेक्शन है ना उसके साथ, सेटलिंग के साथ, उसको भी आप देखते हैं, स्टडी करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं और सेटलिंग जो है वो शेयर फोर्सेस की वजह से ज़्यादा टाइम ले रही है, सेटलिंग पे ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसको अगर हम किसी तरह से इनकॉर्पोरेट कर लें तो हमारा और टाइम कम हो जाए। टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर प्लेज a very important role in terms of the settling। कैसे होता है ये हम आगे देखते हैं, एयर करंट्स और वाटर टेम्परेचर करंट्स। इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन पार्टिकल्स इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। एंड फाइनली द इन्वायरमेंटल कंडीशंस, अगेन वो अगर कंडीशंस जो है वो सूटेबल हैं तो टेम्परेचर आपका या पीएच आपकी या आपके जो बाकी टर्बिडिटी है या प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है और उसकी वजह से टर्बिडिटी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैटर करती हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तो ये पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए जो बेसिक फैक्टर्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। अगर कोई आपसे पूछ लेता है कुछ, आपको वाटर फिल्ट्रेशन में या वाटर ट्रीटमेंट में सेडिमेंटेशन के हवाले से कोई चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है तो वो ये बेसिक फैक्टर्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सेडिमेंटेशन को। और सेडिमेंटेशन क्या है? Sedimentation is one of the methods that municipalities use for treating water. It is a physical water treatment process। अब देखें, केमिकल प्रोसेस नहीं है, फिजिकली आप जस्ट रिमूव कर रहे हैं जो आपने ऑलरेडी केमिकल यूज करते हुए फ्लॉक्स डेवलप कर लिए हैं, अब आप जस्ट फिजिकली उनको रिमूव करना चाह रहे हैं। ग्रेविटी इज यूज्ड टू रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स फ्रॉम वाटर। The effectiveness depends on the size and weight of the particles. Suspended solids that have a specific gravity similar to water remain suspended while heavier particles settle down to the bottom. तो definition क्या हुई? A solid liquid separation process that utilizes gravity settling to remove suspended solids। ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड सेपरेशन कर रहे हैं बेसिकली ताकि आपका लिक्विड जो है वो कंटामिनेशन फ्री हो जाए और आप उसको सेफ फॉर द ड्रिंकिंग पर्पसेस जो है वो बना सकें। जब सेडिमेंटेशन के फैक्टर्स और डेफिनेशन हमने देखी, उसका बैकग्राउंड देखा, तो उसकी कुछ टाइप्स का भी हमें पता होना चाहिए कि ये किस टाइप की होती है सेडिमेंटेशन। क्या एक ही टाइप की होती है या इसकी कोई डिफरेंट टाइप्स हैं? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 4, ये 4 किस्म की हमारे पास इसकी जो क्लासेस हैं, टाइप्स हैं, कैटेगरीज हैं। टाइप 1 इज़ वेरी कॉमन एंड वेरी लाइक डोमिनेंट पार्ट ऑफ सेडिमेंटेशन सिस्टम है, जिसको हम डिस्क्रीट सेटलिंग कहते हैं। ठीक है, ये प्लेन सेडिमेंटेशन होती है,
फॉर एग्जांपल ग्रिट रिमूवल, ये ग्रिट रिमूवल प्रोसेस जो है बेसिकली ये आपका होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, और बहुत ही प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट प्रोसेस है। तो ये उसकी एग्जांपल है कि अगर आपके पार्टिकल्स जो लार्जर पार्टिकल्स हैं, जो जो खुद से इतने ज़्यादा हैवियर हैं कि उनको फ़ौरन उन्होंने सेटल डाउन हो जाना है, तो ये वो पार्टिकल्स हैं जिनको किसी के साथ अटैच होके नीचे सेटल डाउन होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो खुद इतने हैवियर होते हैं कि एज ए डिस्क्रीट, एज ए सिंगल पार्टिकल वो सेटल डाउन हो जाते हैं। टाइप 2 में डिफरेंशियल या फ्लक्कुलेंट सेटलिंग है। इसमें आप अगर आप देखें तो सेडिमेंटेशन टैंक जो है वाटर ट्रीटमेंट में, उसमें ये आकर करती है। और होता क्या है कि आपके डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स जो हैं उनकी सेडिमेंटेशन स्पीड या वेलोसिटी जो है, सेटलिंग वेलोसिटी, वो डिफरेंट होती है। तो वो डिफरेंट वेलोसिटी जो है उसको आप जब ऑब्जर्व करते हैं, दैट मीन्स कि डिफरेंशियल या फ्लक्कुलेंट सेटलिंग है। फिर इस तरह भी होता है कि आपके कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो, अगर आप कह लें कि एक पार्टिकल था जो एक लोअर हाइट पे जो है वो सेटल डाउन हो रहा था, और एक पार्टिकल है जिसकी सेटलिंग वेलोसिटी ज़्यादा है बट उसकी जो सेटिंग हाइट है वो ज़्यादा थी। तो वो अब ज़्यादा वेलोसिटी के साथ जब मूव कर रहा होगा डाउनवर्ड्स, तो उसकी वेलोसिटी, सेटलिंग वेलोसिटी और दूसरा जो लाइटर पार्टिकल है, इन दोनों की जो सेटलिंग वेलोसिटी है उसमें डिफरेंस होएगा। और ये पार्टिकल जो हैवियर है ये ज़्यादा जल्दी रीच कर जाएगा टू दी लाइटर पार्टिकल, एंड मे बी ये उसको भी अपने साथ नीचे सेटलिंग जो है वो जल्दी करवा दे, अगर उसको हिट करता है जाके, कोलिजन होता है तो। ठीक है। टाइप 3 जोन सेटलिंग है, और टाइप 4 जो है कंप्रेशन सेटलिंग है। ये ऑलमोस्ट दोनों जो हैं वो बॉटम में जाके जो एग्लोमीरेट हो रही है या सेटलिंग हो चुकी है आपकी, है एक वहाँ पे इन्वायरमेंट बन जाता है जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है सेटलिंग की वजह से। तो ये वो जोन्स हैं बेसिकली, आप ये वहाँ पे सेटलिंग होती है। अच्छा, अब इन 4 टाइप्स के साथ एक चीज़ मैं आपको और शेयर करना चाह रहा हूँ। इसमें आपने देखा होगा ग्रिट रिमूवल भी लिखा हुआ है, फर्स्ट क्लैरिफायर इन वाटर, इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे सेकंड क्लैरिफायर इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सेकंड क्लैरिफायर इन वेस्ट वाटर। अच्छा, अब जैसे हम सेडिमेंटेशन कंडक्ट करवा रहे हैं, तो सेडिमेंटेशन बेसिकली अगर हम उसकी डेफिनेशन पे जाएं तो इट्स अ सॉलिड लिक्विड सेपरेशन प्रोसेस। सॉलिड लिक्विड है, ठीक है ना। तो ये लिक्विड जो है वाटर भी हो सकता है और वेस्ट वाटर भी हो सकता है। आपके लिक्विड को चेंज करने की वजह से प्रोसेस का नाम तो चेंज नहीं होगा। मतलब अगर आप वाटर से सॉलिड कंटेंट को रिमूव करना चाहते हैं तो भी ये सेडिमेंटेशन ही कहलाएगा। अगर आप वेस्ट वाटर से रिमूव करना चाहते हैं तो तब भी ये सेडिमेंटेशन ही कहलाएगा। तो इस वजह से हम ये जो मैंने इसमें मेंशन कर दी हैं चीज़ें, ये इस वजह से कर दी हैं कि आप इन सेटलिंग क्लासेस को कंफ्यूज ना करें कि ये तो वाटर में होती हैं तो वेस्ट वाटर में कहाँ से आ गई। ये बेसिकली सेडिमेंटेशन प्रोसेस है, एंड इट इज़ सिमिलर फॉर बोथ द ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। चाहे आप वाटर की ट्रीटमेंट कर रहे हो, चाहे आप वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट कर रहे हो, ये दोनों के लिए सिमिलर है। एक मिनट दीजिएगा मुझे।
तो बेसिकली ये दोनों ट्रीटमेंट प्रोसेसेस में ये सेडिमेंटेशन का प्रोसेस जो है वो कंडक्ट करते हैं हम। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एडवांस लिख दिया ताकि आप जब वेस्ट वाटर का कोर्स पढ़ें तो आपको आइडिया हो कि ये टाइप्स वही हैं जो हमने वाटर ट्रीटमेंट में पढ़ी हैं। तो यहाँ पे भी जो सेडिमेंटेशन टैंक है उसकी डिज़ाइनिंग और उसकी जो उसका प्रोसेस है वही है, लेकिन थोड़ी सी उसकी नेचर चेंज हो जाएगी कि अब आपका वेस्ट वाटर है पर उसमें बहुत ज़्यादा आपको जो सेडिमेंटेशन करवानी है वो बहुत ज़्यादा करवानी है। यहाँ पे आप फ्लॉक्स की करवा रहे हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया की करवानी है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस जो हैं वो चीज़ें तो आएंगी, लेकिन बेसिक प्रोसेस यही है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे वेस्ट वाटर मैंशनड है। अदरवाइज हम जो पढ़ रहे हैं हम वाटर के लिए पढ़ रहे हैं। इट्स जस्ट टू मेक यू श्योर अबाउट द सेडिमेंटेशन प्रोसेस इन बोथ वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। और इसके अलावा अगर हम इसकी सेडिमेंटेशन की जो हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं तो उसके साथ हम ये प्रोसेस के साथ साथ हम उसके जो यूनिट है या जो हमारा कह लें कि सेडिमेंटेशन टैंक है या बेसन है उसकी भी हम टाइप्स देख लेते हैं और उसकी आगे फर्दर टाइप्स भी हम देखते हैं। तो इसमें कन्वेंशनल सेटलिंग बेसन्स हो सकते हैं, ट्यूब सेटलर्स हो सकते हैं, लमेला प्लेट्स हो सकती हैं। ज़्यादा जो कम्युनिटी लेवल पे यूज़ होता है वो आपका कन्वेंशनल सेटलिंग बेसन यूज़ होते हैं। ये दोनों एडवांस हैं। ये जो आपने जो ये चीज़ें पढ़ी हैं ना यहाँ पे आपने कि इसके बेसिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो इन फैक्टर्स को पढ़ के इनके अंदर जो जो इश्यूज आते हैं उनको फर्दर इम्प्रूव करने के लिए, मैक्सिमम रिमूवल एफिशिएंसी अचीव करने के लिए जो एडवांस रिसर्च होती है उसमें फिर ये आइडियाज़ आए हैं कि ट्यूब सेटलर्स लगा लें या लमेला प्लेट्स लगा लें, और इनको किस तरह से ये ऑपरेट करती हैं ये आपको आगे हम इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा अभी फ़िलहाल हमारा फोकस जो है वो कन्वेंशनल सेटलिंग बेसिन्स के ऊपर है, क्योंकि ये कम्युनिटी वेस्ट वाटर या कम्युनिटी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जितने भी हैं जहाँ पे सेडिमेंटेशन आपने कंडक्ट करनी है वहाँ पे यही यूज़ हो रहे हैं। इन्हीं की डिज़ाइनिंग हम करेंगे, इसी की हम बेसिक्स जो हैं वो उसको स्टडी करेंगे, और एट द एंड ऑफ द डे फिर हमारे पास ये दोनों जो चीज़ें हैं इनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेडिमेंटेशन की टैंक्स की जब हम बात कर रहे थे, जो कन्वेंशनल बेसिकली सेटलिंग बेसिन्स हैं, तो उसमें हमारे पास क्या है कि डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हो सकती हैं, और उन क्लासिफिकेशंस को हम बेस करते हैं डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि नेचर ऑफ वर्किंग क्या है उसकी, तो उस हिसाब से सेडिमेंटेशन टैंक देख लो। लोकेशन क्या है आप उसके हिसाब से देख लो। शेप क्या रखनी है आपने तो उसके हिसाब से उसकी देख लो क्लासिफिकेशन। तो ये आपके पास बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं इनको देखते हुए आप जो है वो अपना आप ये फर्दर रिफाइन कर देता है आपकी सिलेक्शन को, आपको हेल्प आउट करता है कि आपको किस टाइप का सेडिमेंटेशन टैंक बेसिकली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नेचर ऑफ वर्किंग में फिल एंड ड्रॉ टाइप है कि आप बैच सिस्टम चला रहे हैं, एक बार आपने उसको फिल किया है, आपने सेडिमेंटेशन करवाई है, और जब सेडिमेंटेशन हो गई है तो आपने उसमें ड्रॉ कर लिया, रिमूव कर लिया अपना सारा वाटर फॉर द नेक्स्ट बैच। तो दूसरा आपके पास कॉन्टिन्यूस फ्लो टाइप हो रहा है कि जिसमें आपका मुसलसल फ्लो आ रहा है और सेटिंग भी साथ साथ हो रही है और साथ साथ फ्लो जो है वो आउट भी हो रहा है। ये दो आपकी नेचर ऑफ वर्किंग के हिसाब से हो सकती हैं। फिर आपके पास लोकेशन की बेस पे हो सकता है। लोकेशन जो आपके वाटर ट्रीटमेंट में है वो फ्लॉकुलेशन के बाद आपकी सेडिमेंटेशन आती है, जैसे मैंने आपको वो उसका लेआउट दिखाया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का। तो जो आपका वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, उसमें आपके पास दो होते हैं, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। उसमें आपके पास दो होते हैं, जबकि आपका जो है ना वाटर ट्रीटमेंट उसमें एक ही आप इसको सेडिमेंटेशन टैंक के नाम से एक ही यूनिट आप इंस्टॉल करते हैं। इसको क्लैरिफायर भी कह देते हैं आप वाटर ट्रीटमेंट में। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप, रेक्टेंगुलर टैंक हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, हॉपर बॉटम टाइप हो सकता है। हॉपर बॉटम टाइप रेक्टेंगुलर, और उसका तो आपको पता हो गया। हॉपर बॉटम टाइप इस तरह का कुछ हो जाएगा कि जिसमें ये हॉपर बना होगा, इसमें आपकी बॉटम पे जितनी
वो सारी सेटलिंग हो रही है और इसको आप यहाँ से आप रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, तो बाकी दोनों का आपको पता, ये सर्कुलर है आपका सेडिमेंटेशन टैंक। इसी तरह रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक भी हो सकता है कि जिसमें आप रेक्टेंगुलर जो आपकी ड्राइंग है उसके अगेंस्ट आप उसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो ये बेसिकली इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं सेडिमेंटेशन टैंक की। ठीक है, यहाँ पे हमने सेडिमेंटेशन प्रोसेस की डिफरेंट टाइप्स देखी, यहाँ पे हम इसकी जो सेडिमेंटेशन टैंक है उसकी डिफरेंट टाइप्स देख चुके हैं। ठीक है, तो ये दोनों को साइड बाय साइड हम इकट्ठे डिस्कस कर रहे हैं। सर्कुलर बेसिन, अगर जो आपने ये टाइप्स अब देखी हैं तो इनकी अगर कुछ ड्राइंग्स में आपके साथ शेयर कर लूँ तो ये सर्कुलर बेसिन है जिसका आप ये टॉप व्यू देख रहे हैं और ये इसका क्रॉस सेक्शन है। इसको ज़रा गौर करें कि ये किस तरह का है। अगर आपको ये चीज़ें इनकी इसकी ज्योमेट्री की समझ आ गई, इसकी ड्राइंग की समझ आ गई, जो कि बेसिक ड्राइंग्स हैं, तो फिर आपको इसके अंदर जो कंडक्ट करना हमने प्रोसेस उसकी इजीली समझ आ जाएगी। अगर आप इनको नहीं समझ पाते तो आपके लिए वो भी समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस फिगर को अगर आप देखें तो इसमें आपको टॉप व्यू में कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपने जो न्यूमेरिकल्स करने हैं वो इन्हीं के रिलेटेड हैं, तो आप अगर ये फिगर इवन आपको ड्रा भी करनी पड़ती है तो आप इसको ड्रा भी कर लें। ठीक है, तो इसको एज ए फिगर या एक बस ऐसे ही देखने के लिए ये नहीं है, बल्कि आप इसको समझ लें आप। ये आपको जो एरोस नज़र आ रहे हैं बेसिकली ये वाले, ये इस चीज़ को शो कर रहे हैं कि यहाँ सेंट्रल पॉइंट से अगर यहाँ पे अगर आप इसी चीज़ को प्रोजेक्ट करें तो यहाँ से आप फ्लो बेसिकली यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इनलेट के थ्रू। यहाँ से फ्लो जब जाएगा तो ये इस तरह स्प्रेड होगा। ठीक है, तो ये उस स्प्रेड को दिखा रहे हैं ये कि फ्लो इस तरह फैल जाएगा। अच्छा जी, अब दूसरे नंबर पे आपको एक चीज़ और नज़र आ रही होगी, यहाँ पे ये सेंट्रल आपका पार्ट है और उसके बाद ये एक और आपको यहाँ पे सर्कल नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली ये पोर्शन जो है ये आपका है फ्लॉकुलेशन चैम्बर, और उसके बाद आपका ये सर्कुलर जितना भी बाकी है ये आपका सेडिमेंटेशन चैम्बर है। और जो इसके बाद तीसरी ये जो आपके पास लाइन नज़र आ रही है जो स्मॉलर एक है, ये बेसिकली जो आपका रिमूवल होने के बाद जो वाटर आपने आगे किसी और यूनिट में फिल्ट्रेशन के भेजना है उसको कलेक्ट करने का चैनल है। ठीक है, और इसकी जो है ना, इसको बड़ा ध्यान से देख लें, इसको वियर कहते हैं आप। ये सेडिमेंटेशन पोर्शन है और ये आपका फ्लॉकुलेशन पोर्शन है। सेंटर से बॉटम से आप जो है वो पंप करते हैं सारे वाटर को और टॉप की तरफ जाता है वाटर। यहाँ से जब ये इसके अंदर आएगा तो यहाँ पे इसके आगे इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इसको रोकता है डायरेक्टली बाईपास करने या शॉर्ट सर्किटिंग से रोकता है, बल्कि ये वाटर यहाँ से डाउनवर्ड मूव करेगा और डाउनवर्ड मूव करने के बाद फिर राइज करेगा। अब इस सारे प्रोसेस का पर्पज़ ये है कि जब आप यहाँ पे लेके आते हैं तो यहाँ पे उसके फ्लॉक्स जो हैं वो इनकी मैक्सिमम कोलिजन होगी, कम एरिया है, वाटर वॉल्यूम उतना ही है, यहाँ पे टाइम कम स्पेंड करना है उन्होंने, यहाँ पे फ्यू मिनट्स उन्होंने स्पेंड करने हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि 40 मिनट्स हैं या 25 मिनट्स हैं। कैंप नंबर फाइंड किया था ना फ्लॉकुलेशन में, G/T, तो टाइम हम कहते थे 25 मिनट्स है या 40 मिनट्स है। जबकि हम इससे भी अगर पीछे जाएं तो हमारा कोआगुलेशन में टाइम जो था वो फ्यू सेकंड्स था, 100 सेकंड्स है या 90 सेकंड्स है। तो जितना टाइम कम होता जाएगा इतना ही उसका साइज़ छोटा होता जाएगा, क्योंकि आपने ज़्यादा देर उसको रिटेन वहाँ पे नहीं करना। अगर ज़्यादा देर रिटेन करना है आवर्स में, फॉर एग्जांपल अगर टाइम चाहिए तो वहाँ पे सेडिमेंटेशन टैंक आपको बड़ा बनाना पड़ेगा। तो इस वजह से जो है ये इनके है। अदरवाइज वॉल्यूम सेम जो है वो सारे का सारा उन सब यूनिट्स में से गुजर के आ रहा है। मसला सिर्फ ये है कि वहाँ पे टाइम कम गुजर रहा है, इस वजह से फ़ौरन जल्दी से इवैक्यूएट कर देता जगह। जबकि यहाँ पे वो 3 घंटे के लिए जब स्टे करेगा तो जो एडिशनल वाटर आ रहा है वो भी उसने अकोमोडेट करना है। इस वजह से फिर इसके HRT ज़्यादा होने की वजह से इसका साइज़ भी बढ़ जाता है। अच्छा, तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है कि आप हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इससे आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है।
आपके चंद मिनट्स की जो मिस कैलकुलेशन है वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को या तो बहुत ओवर साइज कर देगी या बहुत शॉर्ट कर देगी, जिसकी वजह से आपका प्लांट जो है वो उसकी एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ेगा। ये आपके पास इनफ्लो है और ये आउटफ्लो है, ठीक है। ये टॉप से ऐसे नज़र आ रहा है, अदरवाइज ये है ऐसे कि आपने बॉटम से इसको यहाँ से इनफ्लो करना है, ये टॉप पे जाएगा, यहाँ से फिर डाउनवर्ड आएगा, यहाँ से फिर सेटलिंग होती रहेगी। ये सेटलिंग यहाँ पे स्लज आप कलेक्ट करेंगे इस हॉपर में, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो खुद से राइज करेंगे और इधर से आउटलेट से उसको रिमूव कर लेंगे। अब जो ये राइज कर रहे हैं और जा रहे हैं, तो इसके लिए जो आपको ये एंड पे नज़र आ रही है वियर, ठीक है। ये वियर जो है बेसिकली इसका सेटअप इस तरह से है कि वियर आपकी यहाँ पे ये वाटर लेवल है, ठीक है, ये वाटर लेवल है। तो ये आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी थोड़ी सी ज़्यादा हाइट है और ये वाटर लेवल इससे नीचे है। ये इसको होल्ड कर रहा है बेसिकली, आप दोनों साइडों पे देखेंगे तो ये इसको होल्ड कर रहा है। अब ये जो आपके पास कलेक्शन पॉइंट है, ये थोड़ा सा ये वाली जगह जो है ये सारी इसने यहाँ पे इस तरह पॉइंट आउट की हुई है, इसको वियर कहते हैं। तो वियर में सारा आपका एफ्लुएंट जो है वो टॉप पे जाके वियर में जाके ड्रॉप होगा और वियर उसको कलेक्ट करके आगे आउटलेट की तरफ मूव करवा देगी। रेक्टेंगुलर बेसन इसी तरह अगर आप देखेंगे तो ये इसका टॉप व्यू है, ठीक है, ये इसका साइड व्यू है। टॉप व्यू में भी देखें कि आपका वाटर जो है वो इसमें एक साइड से आया, दूसरी साइड पे जो है वो रिमूवल हो रहा है उसका। लेकिन यहाँ पे आप अगर देखें तो टॉप से ही इनलेट है, टॉप से ही आउटलेट है, और ये सारा यहाँ पे सेटलिंग होगी और हॉरिजॉन्टल इस तरह से इसको इंक्लाइंड सरफेस दे रही है कि सारा आपका स्लज जो है वो यहाँ पे कलेक्ट करना इजी हो। इसी तरह अगर हम सेडिमेंटेशन टैंक्स की कुछ और फिगर्स देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका बेसिक क्या ऑपरेशनल प्रोसीजर इसका क्या है और किस तरह से ये रिमूवल एफिशिएंसी जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है, ठीक है। तो वो फिगर्स भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अभी। ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लें। बेसिकली सेडिमेंटेशन टैंक के एडवांटेजेस क्या हैं? इट इज़ वेरी सिंपलेस्ट टेक्नोलॉजी, little energy input is required for pumping the water from bottom to the top, relatively inexpensive to install and operate, no specialized operational skills are required, easily incorporated into new or existing facilities, तो adjustable है। डिसएडवांटेजेस में लो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट्स हैं, पुअर रिमूवल ऑफ स्मॉल सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, लार्ज फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट्स हैं, रीसस्पेंशन ऑफ सॉलिड्स एंड लीचिंग है। तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो आकर कर सकते हैं। डिटेंशन टाइम जो हम बात कर रहे हैं, डिटेंशन टाइम बेसिकली वो टाइम है जितने टाइम के लिए आपका वाटर जो सेडिमेंटेशन टैंक में स्टे करेगा, जितने टाइम के लिए आप उसको डिटेन कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं, स्टे करवा रहे हैं, रोक रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं सेडिमेंटेशन टैंक में, दैट इज कॉल्ड एज डिटेंशन टाइम। इसको HRT भी कहते हैं, हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम भी। इसको कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्चुअल सेटलिंग बेसिन्स आर अफेक्टेड बाय द डेड स्पेसेस इन द बेसिन्स, एडी करंट्स, विंड करंट्स एंड थर्मल करंट्स। ये वो टेम्परेचर जो हम बात कर रहे थे ना, तो थर्मल करंट्स बेसिकली उसकी वजह से होते हैं। ये चार चीज़ें हैं जो अफेक्ट करेंगी आपकी सेटलिंग को। डेड स्पेसेस, कॉर्नर्स, आपके बेसिन के कॉर्नर, फॉर एग्जांपल अगर फिगर की तरफ हम जाएं तो यहाँ पे तो कोई इतना, यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, ये डेड स्पेसेस बन जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम होंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम होएगी, यहाँ पे प्रॉब्लम होएगी, ये डेड एंड्स हैं, ठीक है। तो डेड एंड्स बेसिकली जो हैं वो इशू करेंगे इन टर्म्स ऑफ द सेटलिंग ऑफ योर
turbidity particles. इसी तरह से एडी करंट्स हैं, विंड करंट्स हैं, जो एयर की वजह से हैं, जो हमने कहा था इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस में आपकी एयर वेलोसिटी भी आ जाती है कि अगर उस दिन बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है तो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका सेडिमेंटेशन टैंक, तो उसकी सरफेस पे विंड करंट्स की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, सेडिमेंटेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इस चीज़ को भी स्टडी किया जाता है। इसी तरह अगर विंड वेलोसिटी ज़्यादा नहीं है तो टेम्परेचर में भी ज़्यादा हो, टेम्परेचर ज़्यादा है तो थर्मल करंट्स का क्या रोल हो सकता है, इस चीज़ को भी देखा जाता है। अब dead spaces and eddy currents have a rotational flow and do very little sedimentation since the inflow and outflow from these spaces is very small. अब ये डेड स्पेसेस और एडी करंट्स के बारे में वो कहते हैं, इनका इशू ये कॉर्नर्स हैं। कॉर्नर्स पे जो है ना, जो आपका इनफ्लो और आउटफ्लो है वो रोटेशन बेसिस पे जारी रहता है, तो इस वजह से यहाँ पे सेडिमेंटेशन के लिए टाइम ही नहीं मिलता। मतलब सेडिमेंटेशन तो तभी होगी ना जब एक चीज़ को आप डिटेंशन टाइम दे रहे हैं। देखिए, आपने एक चीज़ पहले कह दी है कि हमें सेडिमेंटेशन टैंक में, आप, मैं फिगर अगर बता दूं, आपने कहा जी इस सेडिमेंटेशन टैंक में एक हम देख लेते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक में हमने 4 आवर्स के लिए वाटर को स्टे करवाना है, 4 आवर्स के लिए वाटर को स्टे करवाना है। 4 आवर्स में आपने कैलकुलेट किया कि हमारी रिमूवल एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है और हमारी सेडिमेंटेशन हो जाएगी। लेकिन आपने जब इसके वो, जैसे आप वर्क डन बाय फोर्स आप एफएससी में देखते थे ना कि आप पैचेस में डिवाइड करते थे, आप इस सेडिमेंटेशन टैंक को अगर पैचेस में डिवाइड करें तो फिर यहाँ पे तो बड़ी अच्छी सेटलिंग हो रही होगी, लेकिन ये डेड एंड्स जो हैं यहाँ पे रोटेशनल फ्लो है कि पानी अगर यहाँ से आ रहा है ना तो जो ऑलरेडी है वो राइज कर जाएगा और यहाँ पे रोटेशन रहेगी। यहाँ पे जो वाटर है उसको 4 आवर्स नहीं मिलेंगे स्टे करने के, बल्कि वो मूव ही करता रहेगा। तो जब उसको डिटेंशन टाइम या रिक्वायर्ड टाइम आप नहीं दे रहे डेड एंड्स में, तो फिर वहाँ पे सेडिमेंटेशन कम हो जाएगी। ये बात वहाँ पे उसने लिखी हुई है, ठीक है। डेड स्पेसेस एंड एडी करंट्स हैव रोटेशनल फ्लो and do very little sedimentation since the inflow and outflow from these spaces is very small, ठीक है। As a result, the net volume available for settling is reduced and the mean flow through time for the fluid element is decreased. Also, wind and thermal currents create flows that pass directly from the inlet to the outlet of the basin, which decreases the mean flow through time. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास यहाँ से आपने वाटर इंट्रोड्यूस करवाया है, विंड वेलोसिटी इतनी ज़्यादा है कि वो इसको शॉर्ट सर्किट करके बड़ी तेज़ी से वाटर को जो है वो मूव करवा रही है आउटलेट की तरफ, और जो टाइम आपने यहाँ पे सेटल डाउन किया हुआ है इसके लिए 4 आवर्स, वो टाइम इसको मिला ही नहीं है। उस टाइम से पहले ये पार्टिकल्स जो हैं वो आउटलेट में, पार्टिकल्स भी बाहर निकल गए हैं और आपका वाटर भी बाहर निकल गया है। तो नो डाउट 100% पार्टिकल्स को एयर नहीं लेके जाएगी, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं ना एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी तो परसेंटेजेस में होती है। अगर आप 90% पे ऑपरेट कर रहे थे और अब आपकी एफिशिएंसी 80 पे आ गई है तो ये प्रॉब्लमेटिक है ना। 10% एडिशनल जो आपकी टर्बिडिटी है दैट इज बीइंग सेंट टू द आउटलेट। जब आउटलेट में वो जाएगी जो कि पहले नहीं जाती थी, तो अब ये अगले यूनिट को जाके डिस्टर्ब करेगी। तो इस वजह से आप इसकी एफिशिएंसी को मेंटेन रखने के लिए आप ये सारी चीज़ें देखते हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं और इनको कंसीडर करते हैं। ये जो हमारा सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक है उसका डिटेल्ड डिज़ाइन है। अगर यही चीज़ें मैं सारी पहले बता रहा था, अगर हम स्टार्ट करें इनफ्लो से और आहिस्ता आहिस्ता इसके सारे जो ये इनको मैं आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इन्फ्लुएंट कंटेनिंग कोआगुलेटिंग केमिकल्स, ये आपके पास कोआगुलेटेड वाटर जो है वो यहाँ से आपने इसमें एंटर करवा दिया बॉटम से टॉप की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब कुछ इसके जो कुछ यूनिट्स हैं या इसके जो कुछ पोर्शंस हैं उनको हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं इसमें।
ये इसके अंदर स्लज ड्रॉ ऑफ पाइप है, यहाँ से आप स्लज को रिमूव करते हैं। अब देखें ये इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग है कि इसमें वाटर जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं आ सकता, बल्कि आप इससे स्लज को ही ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंड्यूट है, ये जितने भी आपकी जो यहाँ पे मूवमेंट है, जो इलेक्ट्रिकल, फॉर एग्जांपल आपने पंप लगाया हुआ था, या आपके अंदर जो स्क्रैपर है, या आपका जो मूविंग ब्रिज है, ऊपर टॉप पे स्कीमर है, इन सब को मूव करने के लिए जो आपको इलेक्ट्रिकल पैनल्स चाहिए वो यहाँ पे आप उनकी फिटिंग्स कर सकते हैं। ये आपके पास जो आपके पास इंक्लाइंड सरफेस है ना, ये बेसिकली इसका बॉटम है, और यहाँ पे जो सेटलिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होती है और ऐसे सेटल डाउन होता जाता है। अच्छा, जो यहाँ पे है वो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इधर फॉल डाउन कर जाएगी, लेकिन जो यहाँ पे है उसको आप स्लज स्क्रैपर के थ्रू आप इसको मूव करवाते हैं ना जब, अब वापस आप अगर पुरानी फिगर पे आए तो ये मूव करवाते हैं ना, तो ये स्क्रैपर इस एरो की तरह होगा और ये मूव करेगा ऐसे सारे के सारे के ऊपर। अब नीचे ये है था इस तरह करके, ठीक है, और मूव करेगा तो सारे के सारे को बेसिकली कलेक्ट करके इस हॉपर के अंदर गिरा देगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की फिगर है इस स्क्रैपर की। ये जब मूव करेगा थ्रू आउट द पेरिफेरी ऑफ दिस सेडिमेंटेशन टैंक, इट वुड बी ब्रिंगिंग ऑल दी सेटल्ड कंटेंट टू दी हॉपर, और इसका काम ये है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपके पास वाटर यहाँ से राइज कर रहा है। देखिए यहाँ से ये फ्लॉकुलेशन चैम्बर में यहाँ से नीचे सेटल डाउन हुआ, यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम क्लेयंस हैं वो इंश्योर की आपने, ये इसकी बैफल है जो इसको आगे डायरेक्ट इधर जाने से रोक रही है। इसमें हर वाटर मॉलिक्यूल ने यहाँ पे आना है और यहाँ से राइज करना है उसने। तो अब इसके अंदर जितने भी फ्लॉक्स हैं, जितने भी इसके अंदर टर्बिडिटी है, जब वो एक बार फॉल करेगा तो उसके बाद उसके लिए राइज करना मुश्किल होगा, क्योंकि वो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फिर राइज करना पड़ेगा उसको। इस तरफ भी देखें तो यहाँ पे भी फॉल करने के बाद यहाँ से फिर राइज करना उसके लिए मुश्किल होगा। तो इसलिए ज़्यादातर जो आपकी सेटलिंग है वो यहीं पे आती है और यहाँ से ही वापस हॉपर में आ जाती है। अगर कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो लाइटर हैं और वो वाटर के साथ साथ मूव करते जाते हैं, हो सकता है कुछ यहाँ पे सेटल हो जाए, हो सकता है कुछ यहाँ पे सेटल हो जाए, हो सकता है कुछ यहाँ पे सेटल हो जाए, हो सकता है कुछ यहाँ पे सेटल हो जाए, और हो सकता है कुछ एफ्लुएंट में ही चले जाएं, ठीक है। ये स्कीमर है आपका, ठीक है, जो टॉप पे अगर ऑयल एंड ग्रीस अगर कोई है तो उसको रिमूव करने के लिए। ट्रैवलिंग ब्रिज है इंस्पेक्शन के लिए, या विजिट्स वगैरह जो हैं आपके वो जाते हैं तो उसके लिए ये ब्रिज होता है ऊपर। अगर मैं इसका भी आपको दिखा दूं तो बेहतर है, बजाय इसके कि आप इसको ये देखें, ये ट्रैवलिंग ब्रिज है आपका, ठीक है। ये ब्रिज बनाया हुआ है, इसके ऊपर आप मूव करके इसकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। एक और चीज़ भी यहाँ पे आप देख लें कि ये बिल्कुल सर्कुलर एक सेडिमेंटेशन टैंक है, और इसमें जो आपका ये सेंटर में कलर चेंज आ रहा है वाटर का, ये बेसिकली टर्बिड वाटर है जो आपने पंप किया फ्रॉम बॉटम टू द टॉप। अब ये बॉटम से राइज करके टॉप पे आया, यहाँ से फिर ये फॉल डाउन कर रहा है। तो ये बेसिकली फ्लॉक्स हैं जो इसके अंदर मिक्सड हैं। अब यहाँ से जब ये नीचे गिरने के बाद इधर इससे राइज होता है, तो राइज होता है तो क्लियर होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका कलर देखें, यहाँ पे इसका कलर देखें, ये 3-4 घंटे जब आप इसको स्टे करवाते हैं ना, तो ये सेटल डाउन होता जाता है, सेटल डाउन होता जाता है, सेटल डाउन होता जाता है सारा कंटेंट। ये बेसिकली लार्जर फ्लॉक्स हैं, और 3-4 घंटे जब आप देते हैं इनको तो ये सेटल डाउन हो जाते हैं, और ये सेटल डाउन होते हैं तो आपका वाटर क्रिस्टल क्लियर हो जाता है या रिलेटिवली क्लियर हो जाता है, और आप इसको आगे फर्दर जो है फिल्ट्रेशन के लिए फिल्टर्स की तरफ भेज देते हैं, ठीक है। ये फिगर देख के कुछ आपको आइडिया हो गया होगा कि ऐसे रंग बिरंगी फिगर नहीं लगाई हुई, बल्कि इसका पर्पज़ है। अच्छा जी, उसके बाद ट्रैवलिंग ब्रिज के बाद मिक्स एक्टिवेशन जोन है, ये आपका जो सेंटर में है, ये मिक्सिंग जोन आपने कहा कि हमारे पास फ्लॉकुलेशन चैम्बर है, तो फ्लॉकुलेशन चैम्बर में आपने मिक्सिंग करनी होती है। आपने लास्ट लेक्चर में डिज़ाइन भी किया था कि उसमें आप उसको मिक्स करते हैं, जेंटल मिक्सिंग करते हैं, तो ये मिक्सिंग जोन है बेसिकली। वेरिएबल स्पीड सर्कुलेशन स्पाइरल है कि जब मिक्सिंग करनी है तो आपको स्पीड जो है वो वेरिएशन उसकी वो करनी पड़ती है, तो आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल है बेसिकली।
फिर आपका ये फ्लॉकुलेशन जोन है, ये सारा ये पूरा जो बॉक्स है ये फ्लॉकुलेशन जोन है आपका। ये आपका एफ्लुएंट ट्रफ्स हैं, ये पूरी आपकी एफ्लुएंट ट्रफ है कि वाटर जब राइज करेगा तो यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ से वो वाटर जो है ये, अगर आप इसकी जियोमेट्री को देखें ना थोड़ा गौर करें अगर, तो ये जो डॉट्स हैं बेसिकली ये जो है ना पोर्शन, यहाँ तक जब वाटर राइज करता है तो फिर वो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है कि ये सारे वाटर को इस पाइप के अंदर ले आता है। ये पाइप जो है ये फिर आपका एफ्लुएंट है, ये चारों तरफ नहीं है। मतलब अगर आप इसको अपनी इस फिगर में देखते हैं तो ये पाइप सिर्फ एक जगह पे है, ठीक है, यहाँ पे है। ये ऐसे हर जगह पे ये पाइप नहीं है, तो यहाँ पे है। तो इस वजह से अब क्या होता है कि जब आप इसको राइज करवाते हैं तो ये एक जगह पे ये पाइप है, और इसमें भी क्या होता है कि आपका वाटर जो है वो इस पाइप के अंदर आता है, और यहाँ से आप इसको आगे एफ्लुएंट के तौर पे कलेक्ट कर लेते हैं, और आगे आप जहाँ भी इसको लेके जाना चाहते हैं आप इसको ले जाते हैं, फिल्ट्रेशन में ले जाते हैं बेसिकली। ये टॉप ऑफ द स्लज ब्लैंकेट है, ये स्लज ब्लैंकेट का टॉप है। ये सारा जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये सेटलिंग हुई हुई है बेसिकली आपके सेडिमेंटेशन जो होने के बाद। इस तरह क्लैरिफायर जोन है आपका। फिर सर्कुलेशन पैटर्न है आपका, जो ये आपका सर्कुलर आपका आप कह लें इंक्लाइंड सरफेस है जो सर्कुलर है, और आपकी जो सेटलिंग है वो बेसिकली यहाँ पे आकर कर रही है। इसी तरह एक फिगर ये भी है आपके पास, अगर आप इसको थोड़ा सा और गौर करें तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, इसका पैटर्न जो है वो और थोड़ा इससे रिलेटिवली क्लियर बताया हुआ है कि आपके पास जो वाटर है इनफ्लुएंट है वो यहाँ से जा रहा है। इसका कलर देखें ज़रा, डार्क ब्लू है, इसमें टर्बिडिटी भी है और वाटर भी है। उसके बाद जब ये नीचे फॉल करेगा तो ये सारा इसका टर्बिडिटी इसकी सेटल डाउन हो जाएगी, और रिलेटिवली क्लियर वाटर ऊपर चला जाएगा। जो सेटल डाउन हुई है उसका ये कलेक्शन मैकेनिज्म है, और उसका कलर चेंज है, तो ये स्लज यहाँ से डिस्चार्ज कर देते हैं। जो टॉप पे गया है वाटर वो आपके पास यहाँ से एफ्लुएंट के तौर पे आप इसको कलेक्ट कर लेते हैं। ये आपका ब्रिज है, और वही सारी चीज़ें वंस अगेन जो है इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। ये लेकिन इससे थोड़ी सी क्लियर पिक्चर आपको दिखा दी है कि चलें आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से आप इसको ऑब्ज़र्व करते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये फिगर्स हैं, ये हमारे पास ये हॉपर वाली फिगर है कि यहाँ से इन्फ्लुएंट है तो कहाँ पे जाके ये इसके ऊपर ट्रैवलिंग ब्रिज लगी हुई है। अब ये ट्रैवल करता है जब ये इसका ये बेसिकली चेन है कि इसके ऊपर जितनी भी सेटलिंग हुई है, ये इस चेन के ऊपर जितने भी ये पार्टिकल्स ऐसे सेटल डाउन हुए हैं तो ये इनको लेके और जितने यहाँ बॉटम में भी हैं उन सबको रिमूव करके ये इसके अंदर एक मैकेनिकल पार्ट लगा हुआ है जो इसको मूव करके तो यहाँ पे हॉपर में गिरा देता है, और फिर ये इसकी चेन इधर पुली के साथ ऐसे ऐसे मूव करती रहती है और आपका क्रिस्टल क्लियर वाटर जो है वो यहाँ से एफ्लुएंट के तौर पे आप कलेक्ट कर लेते हैं। ये भी वही सर्कुलर डिज़ाइन है, ये भी सर्कुलर डिज़ाइन है आपके पास। ये रेक्टेंगुलर है, ये स्क्वायर है, ये सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है। इनमें चेंज क्या है कि यहाँ से सेंटर में से आप वाटर को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, लेकिन ये रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है बेसिकली। यहाँ पे क्या है कि यहाँ से भी आप सेंटर से इसको इनलेट पाइप दे रहे हैं, जबकि यहाँ पे वो कहता है कि आपके इनलेट पाइप्स जो हैं वो सेंटर पे नहीं है बल्कि साइड से, ठीक है। तो ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन उसने आपके साथ शेयर की है। ये सेंटर से अगर आपने दिया है उसको वाटर इंट्रोड्यूस करवाया तो ये आपका इस तरह से पैटर्न है। अगर आप उसको साइड से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वाटर को तो उसका पैटर्न कुछ इस तरह से है कि कलेक्शन जो है एफ्लुएंट की वो आप
यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, आपका साइड से आ रहा है वाटर और यहाँ से राइज करके इस तरफ जा रहा है। पहले इधर से ड्रॉप होके इधर जा रहा था, तो आप इधर से ड्रॉप करवा के आप इधर से कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह से इसकी जो ज्योमेट्रीज हैं वो आपके साथ शेयर की हुई हैं। वंस अगेन अ सर्कुलर पैटर्न। यहाँ तक तो आपको कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ होने वाले सेडिमेंटेशन टैंक्स जो हैं उनकी ड्राइंग्स मैंने शेयर की हैं। और इन सब में आपने एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है कि आपका जो वाटर कंटेंट है वो टोटल जो है वो फ्री है, किसी चीज़ के ऊपर वो लाई नहीं कर रहा। उसको सेटल डाउन होने के लिए उसको सरफेस चाहिए, तो वो सरफेस यहाँ बॉटम पे है, उससे पहले वो टोटली फ्री है। ये ऊपर वाला पोर्शन जितना भी है वो सारे का सारा उस वाटर के लिए इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो अब होता क्या है कि जब वो फ्री होगा तो ऑब्वियसली उसको फिर उसकी मूवमेंट जो है उसके लिए उसको थोड़ा सा और तरह से हम देखेंगे। लेकिन अगर आप इस चीज़ को, इसकी जो एडवांसमेंट है, जो हमने लमेला प्लेट्स की बात की थी, तो वो लमेला प्लेट्स या ट्यूब सेटलर्स जब आप लगाते हैं तो उसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स आ जाती हैं। अब क्या होता है कि आप इस तरह की प्लेट्स या इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, तो इसमें जैसे ही वाटर इनके अंदर में से पास करता है तो ये सारी की सारी सरफेस जो है ये आपके पार्टिकल्स को मिल जाती है सेटलिंग के लिए। तो आप इनको जब इंस्टॉल करते हैं तो आपकी एफिशिएंसी एकदम बढ़ जाती है। ठीक है, होता यह है कि आप सरफेस एरिया बेसिकली बढ़ा रहे हैं इनकी वजह से। अब इनको इंस्टॉल करने की वजह से कोई हिंड्रेंस तो आने नहीं लगी, क्योंकि ये सारे के सारे हॉलो जो आपके सेटलर्स हैं, ट्यूब सेटलर्स हैं, हॉलो प्लेट्स हैं, इनके अंदर से वाटर पास कर सकता है। जो इनका थोड़ा बहुत इनकी वजह से वॉल्यूम में चेंज आता है वो आप एडिशनल वॉल्यूम के तौर पे उसको उसको इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन इनकी वजह से बहुत ज़्यादा आप जो सेट है ना बेसिकली सरफेस एरिया वो प्रोवाइड कर देते हैं, तो उस वजह से आपकी सेटलिंग एफिशिएंसी है बढ़ जाती है। और इन ट्यूब सेटलर्स को आप बाद में वॉश भी कर सकते हैं। जब इन ये चोक कर जाएं या चोक होने वाले हों या बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी जो है ड्रॉप होने लग जाए तो फिर आप इनको वॉश भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखें कि किस तरह से ये सारे का सारा सरफेस एरिया बढ़ा रहा है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए आप देखें कि किस तरह से सरफेस एरिया के ऊपर ये इम्पैक्ट करेगा, और वाटर इसमें से जब पास करेगा तो उसकी सेडिमेंटेशन ज़्यादा होगी या आप इस सिंपल सेटअप में उसकी सेडिमेंटेशन ज़्यादा होगी। तो ये बेसिकली एक नई जो एडवांसमेंट है उसमें ट्यूब सेटलर्स की। लेकिन ट्यूब सेटलर्स जो हैं वो अभी तक आप इनको या तो कपल कर सकते हैं उनके साथ, या फिर इंडिविजुअल के तौर पे लगाना अगर, तो आप मिलियंस ऑफ गैलन्स के लिए कितने ट्यूब सेटलर्स चाहिए होंगे, ये आपके लिए एक एडिशनल जो है वो इशू हो सकता है, और इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप कुछ जनरल चीज़ें देख लें डिज़ाइन के पैरामीटर से, सेडिमेंटेशन के डिज़ाइन के पैरामीटर्स के हवाले से, ये नोट डाउन कर लें, बल्कि ज़रा जल्दी करें, 2 मिनट्स में नोट डाउन करें प्लीज़। आरसीसी सर्कुलर, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होता है। सर्कुलर डाया कितना होता है, डेप्थ कितनी होती है, और इंटरवल क्या होता है डायामीटर का। इसी तरह स्क्वायर का क्या होता है, विड्थ और डेप्थ, और उसके इंटरवल साइज क्या होते हैं। ये चीज़ें आप देख लें दोनों, इनको नोट डाउन कर लें। बेसिकली आप देखें ना, 15 से 300 फीट का डायामीटर रखेंगे तो ये डिपेंड करता है आपका टोटल फ्लो विच हैज़ टू बी ट्रीटेड ऑन डेली बेसिस, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। इसी तरह से आपके पास जो मोस्ट कॉमन डायमीटर है वो ये है। इसी तरह से डेप्थ है कितनी होनी चाहिए, और मोस्ट कॉमन डेप्थ जो है वो कितनी होती है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे जो बात कर रहे हैं 5 फीट इंटरवल, तो आप अगर डायामीटर 15 से आगे लेके जाना चाहते हैं तो 18, 17 नहीं बल्कि 20 करना पड़ेगा। 20 है तो 25 करना पड़ेगा। तो मतलब 5 के इंटरवल से आप कम या ज़्यादा करते हैं डायामीटर भी, और जो बाकी स्क्वायर टैंक है उसमें भी।
कंस्ट्रक्शन आपकी इजी हो जाती है उससे। ये ज़रा नोट डाउन करें प्लीज़। कर लिया? यस सर। यस सर। चलें जी। उसके बाद ये चीज़ है, इसको आप ज़रा देखें, आइडियल बेसन थ्योरी क्या है कि आप अगर एक पार्टिकल है और उसकी जो उसका जो साइज़ है वो इतना है, तो उसकी आइडियल जो बेसन थ्योरी है उसकी सेटलिंग के लिए वो क्या कहती है? इर्तिका, आप इसको ज़रा रीड करेंगी? आवाज़ आ रही मेरी? देखिए, सेटलिंग इज डिस्क्रीट। अगर टाइप 1 सेटलिंग की बात अगर हम करते हैं, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल अगर हम सेटलिंग की टाइप 1 की बात करें और उसकी कैलकुलेशंस की बात करें, तो उसमें वो कहते हैं कि देयर इज़ एन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लो इन एंड फ्लो आउट। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस है आपका, इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई इसमें ये नहीं है कि कोई टर्बुलेंट है या एक जगह पे ज़्यादा इनफ्लो है, आउटफ्लो कम जा रहा है, तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि आपका आपका सिस्टम फिर चलता नहीं है। 3 जोन है, एक इनलेट है, एक आउटलेट है और एक बॉटम पे स्लज जोन है। ये इनलेट जोन है, ये आउटलेट जोन है और ये बॉटम पे स्लज जोन है। ठीक है, क्यू इन क्यू आउट जो है वो इक्वल हैं, इसी वजह से इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लो। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स थ्रू द डेप्थ ऑफ एंट्री इज डन। यहाँ पे आपने अगर क्यू इनफ्लो करवाया है तो उसमें वो कह रहे हैं कि आपकी जो जितना भी फ्लो है उसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल्स की। ऐसा नहीं है कि आपने उसकी कॉन्सेंट्रेशन के बैचेस इंट्रोड्यूस करवा दिए। ये थ्योरी है, बेसिकली आप मॉडल कर रहे हैं कि सेटलिंग अगर हो तो कैसे हो। Particles in the sludge zone, settling zone and outlet zone are removed. तो ये सारे जो जोन है इनसे आपने पार्टिकल्स को रिमूव करना है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी होंगे, ये सेटलिंग जोन है आपका सारा दरमियान में, ये स्लज जोन है सेंटर में, ये आउटलेट जोन है, ये सारे पार्टिकल्स आपने रिमूव करने हैं। V नॉट क्या है? सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज 100% रिमूव्ड। तो V नॉट बेसिकली वो वेलोसिटी है जो फ्लो के अगेंस्ट पार्टिकल एग्जिबिट करता है। ये पार्टिकल की वेलोसिटी है V नॉट, और ये वो उस पार्टिकल की वेलोसिटी है जो आप कह लें कि 100% सेटल डाउन हो जाता है। तो इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो आपके पॉइंट ऑफ एंट्री से लेके इस कॉर्नर तक है, क्योंकि इससे ऊपर अगर चला गया तो हो सकता है कि वो आउटलेट में चला जाए। तो यहाँ तक 100% रिमूवल है।
ये आपकी वी नॉट बेसिकली आप शो कर रहे हैं। अगर आप इस फिगर को देखें ना थोड़ा, तो इसमें आपको एक तो इसकी हाइट नज़र आ रही है, ठीक है, इनलेट जोन है, आउटलेट जोन है और स्लज जोन है। अच्छा, उसके बाद आपको पॉइंट 1 पॉइंट 2 जो है वो पॉइंट ऑफ एंट्री और पॉइंट ऑफ रिमूवल नज़र आ रहे हैं। क्यू इनफ्लो है, क्यू आउटफ्लो है, वाटर सरफेस आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ये जो पॉइंट है इसमें दो तरह की वेलोसिटीज़ एक्ट कर रही हैं। उन दोनों वेलोसिटीज़ को आपने स्टडी करना होता है। एक वेलोसिटी सेटलिंग वेलोसिटी है जो कि आपके पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी है। दूसरी वेलोसिटी आपकी जो है वो फ्लो वेलोसिटी है। और ये वेलोसिटी बेसिकली आपके इस सारे वाटर बैच की वेलोसिटी है जो रेजिस्ट कर रहा है सेटलिंग को और कोशिश कर रहा है कि हम आउटलेट जोन की तरफ ही चले जाएं। तो ये फ्लो वेलोसिटी है बेसिकली, और ये सेटलिंग वेलोसिटी है। इसकी हम कैलकुलेशंस करने लगे हैं कि कितनी होनी चाहिए। आइडियल बेसिन थ्योरी क्या कहती है, उसके पॉइंट्स क्या हैं, तो ये हम करने लगे हैं। आप ज़रा ध्यान से इनको कैलकुलेट कर लीजिए। ये वही फिगर है, वही चीज़ें हैं सारी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। इसमें अगर आप डिटेंशन टाइम की बात करें तो डिटेंशन टाइम क्या होता है आपको पता है कि आपने बेसिक इक्वेशन पढ़ी हुई है जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, एस इक्वल्स टू वी इंटू टी, वी ओवर टी। आपने इसके डायमेंशंस देखे हैं, ठीक है। तो ये डायमेंशंस बेसिकली जो है आपके वेलोसिटी आपकी जो है अगर आपने उसको कैलकुलेट करना है तो दो तरह के डायमेंशंस हैं। बेसिक इक्वेशन आपकी कहती है कि आपका जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय टाइम, दैट वुड बी द वेलोसिटी, ठीक है। अगर अगर आप ये वाली वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको लेंथ देखनी पड़ेगी, ये वाली लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। अगर आप इसकी सेटिंग वेलोसिटी देखना चाहते हैं तो फिर आपको वी नॉट के लिए आपको इसकी हाइट डिवाइडेड बाय टाइम देखना पड़ेगा, तो उससे आपकी ये वेलोसिटी निकल आएगी। तो हमें तो बेसिकली यहाँ पे डिटेंशन टाइम चाहिए, ठीक है। हमें हाइट का भी पता है और वेलोसिटी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें इसके टाइम का नहीं पता। तो टाइम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम कि इसकी हाइट डिवाइडेड बाय दी सेटलिंग वेलोसिटी। एक और इक्वेशन है, वो कहती है कि आप टाइम एक और तरह से भी निकाल सकते हैं, इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे जी? वो कहते हैं कि आपको ये आपके पास एक टैंक है, इसका कुछ वॉल्यूम है और इसके अंदर फ्लो जा रहा है, फ्लो आउट हो रहा है, इन आउट एक ही फ्लो है। तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय फ्लो अगर आप करें तो आपके पास इस तरह से भी तो आ सकता है टाइम। तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय फ्लो, और वॉल्यूम को भी फर्दर अगर आप ब्रेक डाउन करें तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट डिवाइडेड बाय फ्लो, ये इक्वेशन 2 आ गई आपके पास। तो ये रेड और ग्रीन जो दोनों इक्वेशंस हैं, इनको अगर हम देखते हैं तो ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ को फाइंड आउट कर रही हैं। दोनों इक्वेशंस एक ही चीज़ को फाइंड आउट कर रही हैं, एंड दैट इज़ द डिटेंशन टाइम। तो इसका मतलब ये है कि हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों को इक्वेट करना चाहते हैं तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आप हॉरिजेंटल वेलोसिटी अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप लेंथ के अगेंस्ट भी उसको जैसे आपने यहाँ पे हाइट के अगेंस्ट की है वर्टिकल वेलोसिटी जो कि सेटलिंग वेलोसिटी है, तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी बेसिकली आप लेंथ के अगेंस्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपने फिर मेंशन कर दिया कि ये वी नॉट है और ये वी हॉरिजेंटल है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करते हैं। टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर क्यू, ये था हमारे पास। उसके साथ टाइम इक्वल्स टू हाइट ओवर वी नॉट, ये भी हमने कर लिया।
दोनों इक्वेशंस को जब हमने आमने सामने किया तो हाइट और हाइट तो कट जाएंगी आपस में, ठीक है। तो अब आपके पास क्या रह जाएगा कि वी नॉट आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। वी नॉट आपने कैलकुलेट करनी है इस इक्वेशन में से, इस इक्वेशन में से आपको वी नॉट कैलकुलेट करनी है कि कैसे वी नॉट जो है वो बेसिकली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ कि आपने कहा कि इसमें से जो आपकी हाइट है वो इसके साथ डिवाइड हो रही है दूसरी हाइट के साथ, तो ये सिमिलर हाइट है तो इनको आपने कैंसल आउट कर दिया, ठीक है। कैंसल आउट करने के बाद आपने क्या किया कि आपके पास अब फ्लो डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू विड्थ रह जाता है, क्योंकि यहाँ से हाइट कैंसिल हो गई है, लेंथ इनटू विड्थ रह जाती है, और यहाँ से भी हाइट कैंसिल हो गई है, ये क्यू दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हुआ था, तो इस वजह से ये क्यू ही अकेला रह गया। तो अब आप क्या कहते हैं कि जो आपकी सेटलिंग वेलोसिटी है बेसिकली वो डिपेंड करती है कि आपका फ्लो कितना है डिवाइडेड बाय एरिया कितना है, ठीक है। और इसको प्लेन एरिया कहते हैं। आप क्रॉस सेक्शनल एरिया होता तो सिर्फ वो हाइट और विड्थ को देखता, ये देख रहा है लेंथ और विड्थ को। तो लेंथ और विड्थ जो है आपकी इसके पूरे वो क्या कहते हैं, ये विड्थ है, ये हेलीकॉप्टर व्यू है, टॉप व्यू है। लेंथ और विड्थ जो है बेसिकली वो प्लेन एरिया आपका, या टॉप या प्लेन व्यू जैसे कहते हैं टॉप से, ये उसको शो कर रहा है। प्लेन एरिया आपका बेसिकली जो है वो डिवाइड करें आप अगर फ्लो के साथ, तो इट वुड बी रिजल्टिंग इन दी सेटलिंग वेलोसिटी। और सेटलिंग वेलोसिटी जो है वो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि फ्लो डिवाइडेड बाय ए पी विच इज़ प्लेन एरिया, गैलन्स पर डे स्क्वायर फीट जो है आप इसके यूनिट्स हैं, और वी नॉट इज इक्वल टू ओवरफ्लो रेट गैलन पर डेज पर स्क्वायर फीट, वही आपकी आप उसको वर्ड्स में लिख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे अगर किसी को कोई ये इस इक्वेशन की कैलकुलेशन की समझ नहीं आई तो वो बता दे, क्योंकि आगे हमने इसके न्यूमेरिकल भी करने हैं, तो उसमें फिर आपको बेसिक इसकी समझ नहीं आई, इस टैंक की ड्राइंग को देखते हुए अगर आपको समझ नहीं आई कि ये वाली वेलोसिटी हमने किस तरह से कैलकुलेट की है वी नॉट, अगर आपको समझ नहीं आई तो किसी को भी समझ अगर नहीं आई तो आप वो पूछ सकते हैं। जल्दी करें ज़रा, सबको समझ आ गई है? यस चलें, फिर भी अगर कोई इशू हो तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं। जब आपने इसकी जो सेटलिंग वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली है, तो एट द सेम टाइम हम इसका ओवरफ्लो रेट जो है उसको भी उसको पिक्टोरियल व्यू से भी अगर हम इसको देखना चाहते हैं कि ये जो हमने चीज़ कैलकुलेट की है ये बेसिकली इस ड्राइंग में वो किस तरह से है, ये अगर एक्चुअल बेसिस पे ऑपरेट करते हैं हम तो वो किस तरह से नज़र आती है। ओवरफ्लो रेट बेसिकली फ्लो डिवाइडेड बाय सेटलिंग सरफेस एरिया है, या प्लेन एरिया कह लें। सेटलिंग सरफेस एरिया इस वजह से कि यहाँ से देखें यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक सेटलिंग हो रही है, और यही आपकी लेंथ है, और इसी को आप प्लेन एरिया कह रहे हैं। तो यहाँ पे ए पी लिखें या फिर आप उसको सेटलिंग सरफेस एरिया लिखें, एक ही चीज़ है। एक चीज़, दूसरे नंबर पे ये आपकी टोटल लेंथ है, ठीक है, और जो लेंथ इंटू विड्थ है वो आपका सेटलिंग सरफेस एरिया है, प्लेन एरिया है, और ये इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया से आप इसको फ्लो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो कि यहाँ से आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास ओवरऑल इसकी पिक्टोरियल व्यू आ जाती है जो आपने यहाँ पे ये सारी कैलकुलेशंस की। फिर हाइड्रोलिक लोडिंग रेट अगर आपने कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल
सरफेस ओवरफ्लो रेट या सरफेस लोडिंग रेट आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। द फ्लो इन गैलन्स पर डे इनटू द क्लैरिफायर पर स्क्वायर फुट ऑफ सरफेस एरिया, कि अगर आपके पास ये पूरा अगर आप इसको हाइड्रोलिक लोडिंग किसको कहते हैं, कि हाइड्रोलिक या वाटर जो लोड कर रहे हैं आप सेडिमेंटेशन टैंक में, उसको हाइड्रोलिक लोडिंग कहते हैं। अब इसको आप कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखना चाहते हैं, ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक है और इसके आपने ग्रिड्स बना दिए हैं पर स्क्वायर फिट के हिसाब से। ये स्क्वायर फिट है, एक ये भी स्क्वायर फिट है, ये भी स्क्वायर, तो ये सारे आपने इसके ग्रिड्स बना दिए हैं। वो कह रहा है कि जो आपके पास हाइड्रोलिक लोडिंग की डेफिनेशन है ना, वो कुछ इस तरह से है कि एक स्क्वायर फिट को अगर आप ले लेना, ये एक स्क्वायर फिट है बेसिकली, इसके ऊपर 24 घंटे में जितना वाटर आप करेंगे दैट वुड बी हाइड्रोलिक लोडिंग। द फ्लो इन गैलन्स पर डे, आप गैलन्स में कर लें, इसको लीटर्स में कर लें, ये तो एक मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है, यूनिट है एक सिंपल। आप यूनिट को आप मिलीलीटर्स में करना चाहते हैं, लीटर्स में करना चाहते हैं, गैलन्स में। अब आप मिलियन गैलन्स को जब डील कर रहे हैं तो उसमें आप ऑब्वियसली गैलन्स को डिस्कस करेंगे। अगर स्मॉलर क्वांटिटी होती तो आप गैलन्स को ना करते, बल्कि आप कहते कि हम लीटर्स में जा रहे हैं। पर डे का मतलब 24 आवर्स इनटू द क्लैरिफायर पर स्क्वायर फुट ऑफ सरफेस एरिया। तो एक सरफेस एरिया का एक स्क्वायर फीट के ऊपर 24 घंटे में जितना वाटर आप उसके ऊपर अप्लाई करेंगे दैट वुड बी द हाइड्रोलिक लोडिंग रेट। अब आ जाते हैं, अगर हम कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशंस की तरफ अगर हम आए, ये साथ साथ नोट डाउन भी करते जाइएगा आप। Calculate the surface overflow rate for a clarifier that has a diameter of 60 feet and receives an influent of 1.65 million gallons on daily basis. सरफेस ओवरफ्लो रेट आपको पता है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि आप नोट डाउन कर लें कि सरफेस ओवरफ्लो रेट आपका फ्लो है डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, फ्लो है डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। यहाँ पे भी यही चीज़ कैलकुलेट की थी, फ्लो डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, यहाँ पे भी फ्लो डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। तो अब उसका न्यूमेरिकल है तो उसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके पास फ्लो डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया बेसिक फार्मूला है। फ्लो आपके पास 1.65 मिलियन गैलन पर डे है। सरफेस एरिया आपने उसने बता दिया कि डायामीटर आपको पता है कि टोटल डायामीटर इतना, तो है सर्कुलर और 60 फीट इसका डायामीटर है, तो आप खुद कैलकुलेट कर लें इसका जो सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए पहले तो आपने फ्लो को कन्वर्ट कर लिया, आपने जो गैलन से उन मिलियन गैलन से उनको गैलन्स में कर लिया। उसके बाद आपने सरफेस एरिया कैलकुलेट किया। सरफेस एरिया आपका क्या होता है सर्कुलर का कि पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास 60 फीट डायामीटर है तो रेडियस आपका 30 फीट हो जाएगा। 30 फीट जो है वो उसका स्क्वायर लेंगे और पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टोटल जो आ जाएगा दैट वुड बी दी सरफेस एरिया। अब इन दोनों चीज़ों को डिवाइड कर दें, आप यहाँ पे नहीं किया हुआ मेरे ख्याल में ना, ठीक है नेक्स्ट पे। ये 28 26 जो स्क्वायर फीट आ रहा है, इससे डिवाइड कर दें, आपके पास आ जाएगा 584 गैलन पर डे पर स्क्वायर फीट। ये आपने पीछे यहाँ पे कहा था ना कि ये आपके पास एक स्क्वायर फीट है, बेसिकली ये एक स्क्वायर फीट है, तो उसने उसको लिखने की बजाय वही आपको शो कर दिया ताकि आपको याद रहे कि ये स्क्वायर फीट क्या होता है। ठीक है, गैलन्स पर डे पर स्क्वायर फीट। नोट डाउन कर लिया आपने? ज़रा काइंडली साथ साथ कंफर्म करते रहें, टाइम ज़्यादा जो है वो इस चीज़ पे ना लगे। सर कर लिया। सेकंड हमारे पास है न्यूमेरिकल जिसमें वियर लोडिंग फॉर अ सर्कुलर क्लैरिफायर है। वियर लोडिंग जो है उसको आप किस तरह से इनकॉर्पोरेट करते हैं। वियर लोडिंग रेट को इनकॉर्पोरेट करने से पहले आपको वियर लेंथ का पता होना चाहिए।
तो वियर लेंथ बेसिकली आप अगर फिगर पे आए तो ये आपकी वियर है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ से स्टार्ट करके पूरी पेरिफेरी पे जाएं तो ये आपके पास इसकी वियर लेंथ आ जाती है। तो वियर लेंथ जो है वो अगर पता होगी तो वियर जो आउटफ्लो है बेसिकली आपका रिमूवल के बाद जो वाटर आपका जा रहा है आपके एफ्लुएंट में, वो कितना है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए वो कहते हैं कि आपको पहले तो पता होना चाहिए कि आपका वियर ओवरफ्लो रेट या आपका कितना वाटर जो है वो बाहर एफ्लुएंट के तौर पे जा रहा है, उसकी क्या वेलोसिटी है, उसको आप कैलकुलेट करने के लिए वो कहते हैं कि वियर लेंथ का पता होना चाहिए। वियर लेंथ का पता हो तो आपके पास फ्लो है, फ्लो डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वियर अगर आप करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपके सेडिमेंटेशन टैंक से कितना ओवरफ्लो होके बाहर जा रहा है वाटर फॉर फिल्ट्रेशन, या नेक्स्ट जो चैम्बर है उसकी तरफ कितना फ्लो जा रहा है। तो उसके लिए वो कहते हैं कि ये आपका सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक है, ये आपके पास इसका डायामीटर है। ये जो अब फिगर आई है ये शो कर रही है सेडिमेंटेशन एरिया, और जो आप साइड पे आपके पास चीज़ रह जाती है दैट इज़ योर वियर। अगर आप इसका साइड व्यू देखें तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी कि ये आपका इफेक्टिव एरिया है जहाँ पे सेडिमेंटेशन होनी है, और ये आपकी वियर है, और ये चारों तरफ ऐसे घूमती है पेरिफेरी पे। ठीक है, तो ये वियर जो है बेसिकली इसको आप इसको इसकी इसकी जो लेंथ है वो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि ये आपके पास टोटल है और ये वियर लेंथ। ठीक है, तो आप इसकी जो कैलकुलेशंस हैं उसमें आप वियर लेंथ को ये वाली कैलकुलेट करेंगे। वियर लेंथ ये आपके टैंक का डायामीटर है बेसिकली, ये आपकी वियर लेंथ टोटल कैलकुलेट करने के लिए यूज होगी बेसिकली। इसको समझने के लिए इस एग्जांपल को देखेंगे, मे बी आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाए, नहीं आती तो फिर मैं आपको दोबारा बता दूंगा। द फ्लो टू अ सर्कुलर क्लैरिफायर इज दिस मच, इतने गैलन है। द क्लैरिफायर इज 24 फीट इन डायामीटर, ये 24 फीट है ये डायामीटर क्लैरिफायर का या टैंक का। विद द वियर सेट 1 फुट फ्रॉम द आउटसाइड वॉल, तो 1 फुट जो है वो आप कह लें कि उसका आउटसाइड वॉल से जो इसका डिस्टेंस है ये 1 फीट की वियर है, और दोनों तरफ से आती है तो 2 फीट जो है वो इसमें से निकल जाएगा। वियर डायामीटर जो बन जाता है वो 22 फीट है। कैलकुलेट दी वियर ओवरफ्लो रेट, हमें पता है कि वियर ओवरफ्लो रेट जो है या आउटफ्लो रेट जो है हमारी वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है टोटल फ्लो के ऊपर डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ वियर। तो टोटल फ्लो भी हमें पता है, लेंथ ऑफ वियर हमें नहीं पता है, डायामीटर ऑफ वियर पता है। तो लेंथ ऑफ वियर कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल फ्लो के साथ, तो जो आंसर आएगा दैट वुड बी योर वियर ओवरफ्लो रेट। लेंथ ऑफ वियर में वो कहता है कि आप चूंकि ये सर्कुलर है तो डायामीटर को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे पाई के साथ तो दैट वुड बी दी टोटल लेंथ ऑफ योर वियर। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 22, 24 को नहीं बल्कि 22 कर रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ से 1 फीट की वियर है, उसको हमने छोड़ना है तो तब जाके डायामीटर हमारा बनता है वियर का। ये आपके पास 69.08 फीट आ जाती है लेंथ ऑफ वियर। तो अब 69 को आप डिवाइड करेंगे 690 के साथ। अच्छा जी, आपने ये यहाँ पे आपने इसको कैलकुलेट कर लिया वियर लेंथ को, और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है दैट वुड बी लाइक 690,000 जो है ये डिवाइडेड बाय 69। ये ज़रा आंसर मुझे बताएं, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसकी जो वियर ओवरफ्लो रेट है जो हमने कैलकुलेट करना है वो आंसर आपने मुझे बताना है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे सिर्फ वियर लेंथ एक पैरामीटर जो कि ये डिवाइडर, और जो ऊपर है फ्लो वो दूसरा पैरामीटर, इन दोनों को डिवाइड करके ज़रा मुझे आंसर बताएं क्या आता है। Sir, 9,984 gallons 9,000 per day.
ठीक है, तो ये आपको बेसिकली वियर ओवरफ्लो रेट इतना आ रहा है डेली बेसिस पे, जो आप फ्लो है वो आप फिल्ट्रेशन की तरफ जो जिस पैटर्न पे भेज रहे हैं, ये इस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं। इसी एग्जांपल को अगर हम कैलकुलेट करें एक और वे में, द फ्लो टू अ सर्कुलर क्लैरिफायर इज 1.65 मिलियन गैलन्स पर डे। द क्लैरिफायर इज 60 फीट इन डायमीटर विद द वियर सेट इन 1 फीट फ्रॉम द आउटसाइड वॉल। तो अब 58 हो जाएगा, दोनों साइडों से 1 फीट अगर आप छोड़ते हैं तो जो डायामीटर है आपकी वियर का, दैट वुड बी 58। तो वियर ओवरफ्लो रेट वही न्यूमेरिकल है, बस रीडिंग्स चेंज हैं। तो इसमें 58 आपने किस तरह से पाई मल्टीप्लाई बाय 58, आपके पास 182 फीट आ जाएगा। और वियर ओवरफ्लो रेट जो है वो 1.65 मिलियन गैलन्स डिवाइडेड बाय 182, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये वेरीफाई करें, क्रॉस चेक करें जी, यही है? यस सर। Yes, sir. यस यही है। चलें, 3-4 ये छोटी छोटी और एग्जांपल्स हैं थोड़े से डिफरेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से, उनको देख लें आप। डिटेंशन टाइम को किस तरह से कैलकुलेट करना है, जैसे हमने वियर ओवरफ्लो रेट को कैलकुलेट किया है या हमने सेटिंग वेलोसिटी को कैलकुलेट किया है, तो डिटेंशन टाइम को कैलकुलेट करना हो तो किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। ये एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं, बजाय इसके कि आप इस लंबी स्टेटमेंट को देख के हर बार परेशान हो, कि एक ही मेरे पास डायमेंशंस हैं जो यहाँ पे लिखी हैं और इससे मैं 3-4 कैलकुलेशंस करूँगा। ठीक है, तो बेसिक पर्पस आपको ये बताना है कि आप किसी भी सेडिमेंटेशन टैंक में उन कैलकुलेशंस को किस तरह से कंडक्ट करते हैं। तो इस स्टेटमेंट को एक ही बार समझ लें और फिर डिटेंशन टाइम है, ओवरफ्लो रेट है या वियर लोडिंग रेट है, या जो जो चीज़ें भी इसमें कैलकुलेट हो रही हैं वो आपको आइडिया होता जाएगा। अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीट्स अ फ्लो ऑफ 1.5 मिलियन गैलन्स पर डे। 1.5 इसका फ्लो है। इट हैज़ 2 सेडिमेंटेशन बेसिन्स। अब इसके पास 1.5 मिलियन गैलन्स पर डे जो है ये 0.75 मिलियन गैलन्स के हिसाब से दोनों सेडिमेंटेशन बेसिन्स में डिवाइड होता है। समझ आ रही है ना? each sedimentation basin is 20 feet wide, width उसकी 20 feet है, 60 feet long और डेप्थ उसकी 12 feet है। तो वॉल्यूम तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तीनों चीज़ें बता दी हैं, डायमेंशन तो आपको सारी बता दी हैं। कैलकुलेट द थियोरेटिकल सेडिमेंटेशन डिटेंशन टाइम इन आवर्स विद बोथ बेसिन्स इन सर्विस। दोनों बेसिन्स को सर्विस में लेते हुए आप इसका डिटेंशन टाइम बताएं और उसको आवर्स में कन्वर्ट करके बताएं। वो कहते हैं कि जी सबसे पहले तो आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं डिटेंशन टाइम, तो उसका बेसिक फार्मूला तो ये है कि आप वॉल्यूम डिवाइडेड बाय फ्लो करेंगे तो आपके पास डिटेंशन टाइम आ जाएगा। तो उसके लिए आपको पहले वॉल्यूम का पता होना चाहिए। लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ जो है वो आपने कैलकुलेट कर ली। 14,400 जो है आपके पास, ये टोटल आपके पास वॉल्यूम है एक बेसन का। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आपके पास टोटल दोनों बेसन का 28,800 स्क्वायर फीट जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अब वो एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आप अगर इसको जो देखते हैं वॉल्यूम को, तो यहाँ पे वॉल्यूम की यूनिट्स हैं क्यूबिक फीट, जबकि फ्लो के यूनिट्स हैं मिलियन गैलन्स पर डे। तो आपको बेसिकली जो अपने यूनिट्स हैं इनको कंसिस्टेंट करना है पहले। यहाँ पे ये छोटी सी चीज़ समझने वाली थी। तो उसके लिए पहले तो आप स्क्वायर क्यूबिक फीट को गैलन्स में कन्वर्ट कर ले। गैलन्स भी वॉल्यूम है ना, लीटर हो या गैलन हो या क्यूबिक फीट हो, तो वॉल्यूम ही है बेसिकली। तो आप एक क्यूबिक फीट में कितने होते हैं गैलन्स? 7.48। उसको मल्टीप्लाई करें दोनों बेसिन्स के वॉल्यूम के साथ जो कि क्यूबिक फीट में था,
उसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये दोनों बेसिन का क्यूमुलेटिव वॉल्यूम है, और ये आपके पास 215,424 गैलन्स बन जाता है टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अब वो कहते हैं कि आप इसको डिटेंशन टाइम कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर लें। डिटेंशन टाइम वॉल्यूम डिवाइडेड बाय फ्लो, वॉल्यूम आपने कैलकुलेट किया गैलन्स में, फ्लो आपके पास ऑलरेडी गैलन्स में है, मिलियन को आपने खोल के लिख दिया, तो ये आपके पास आ जाता है 0.144 डे। ठीक है, इसको आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं आगे फर्दर 24 आवर्स पर डे जो है आपके पास आवर्स में करने के लिए, तो ये 3.45 आवर्स आपके सेडिमेंटेशन टैंक का डिटेंशन टाइम बन जाता है। अब ये कह रहा है कि अगर आप 1.5 मिलियन गैलन्स पर डे एक फ्लो जो है वो रिसीव कर रहे हैं, और आपके पास इन डायमेंशंस के 2 बेसिन्स हैं, तो आपको इतने टाइम के लिए इस वाटर को स्टे करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी इफेक्टिव सेडिमेंटेशन कंडक्ट हो सकती है। डिटेंशन टाइम कैलकुलेट कर लिए? रिस्पॉन्ड करें प्लीज। यस सर। यस सर जी, कर लिया सर। सरफेस ओवरफ्लो रेट ये पहले यस भी सर। हमने कर लिया है, सेम सारे इसके सेम है, स्पेक्स जो हैं वो आपके सेडिमेंटेशन टैंक के 1.5 मिलियन गैलन पर डे है, 2 सेडिमेंटेशन बेसन है, 20, 60 और 12 फीट जो है उसकी डायमेंशंस हैं। सरफेस ओवरफ्लो रेट आपने कैलकुलेट करना है, और उसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको जो आपके फ्लो है उसको आपने कन्वर्ट किया है इनटू गैलन्स पर मिनट। एरिया आपने बोथ बेसिन्स का जो है वो कैलकुलेट किया, पहले तो आप लेंथ इनटू विड्थ करें, लेंथ इनटू विड्थ आपके पास 1200 आ गया, ये एक बेसिन का आपके पास एरिया है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2400 स्क्वायर फीट जो आपके पास एरिया आ गया। अब आपके पास फ्लो भी है और एरिया भी है, तो इसी से आपने कैलकुलेट किया था ना कि आपका फ्लो डिवाइडेड बाय प्लेन एरिया दैट वुड बी रिजल्टिंग इन सरफेस ओवरफ्लो रेट या सेटिंग वेलोसिटी जो आप कह रहे थे, तो उसमें आप इसको अगर डिवाइड कर देते हैं दोनों को, तो दिस वुड बी लाइक यू आर 0.43 गैलन पर मिनट पर स्क्वायर फीट, तो ये आपके पास सरफेस लोडिंग रेट है बेसिकली आ जाता है। इसी तरह सेम स्पेक्स के साथ अगर आप मीन फ्लो वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसमें पहले आप इसकी जो आप इसको कन्वर्ट कर लें गैलन्स पर मिनट में, तो वो आपने सिंपल मिलियन गैलन्स डिवाइडेड बाय टोटल मिनट्स इन अ डे जो है उससे अगर आपने किया, तो ये 1042 गैलन्स पर मिनट आपके दोनों बेसिन के लिए है। तो अगर आपने फ्लो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूज़ होता है। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया हम यूज़ करेंगे तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि हम एक बेसन का जो फ्लो है उसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि दोनों बेसन का क्रॉस सेक्शन तो एक का जो फ्रंट है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारा फ्लो जो है उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 पे, और दैट वुड बी अराउंड 521 गैलन्स पर मिनट। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास विड्थ इनटू डेप्थ है 20 × 12 240 स्क्वायर फीट। ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे फ्लो के साथ, तो फ्लो आपने कैलकुलेट किया था 521 और ये 240 है, 521 डिवाइडेड बाय 240, और ये गैलन्स पर मिनट है, तो आपने इसको क्यूबिक फीट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आपने जो आपके जो एरिया है वो भी आपका स्क्वायर फीट में है, तो इस वजह से आपने इसको क्यूबिक फीट में कन्वर्ट कर दिया अपने फ्लो को, गैलन्स पर क्यूबिक फीट जो आप कन्वर्जन यूनिट लगा रहे हैं। तो ये आपके पास बेसिकली मीन फ्लो वेलोसिटी कैलकुलेशन जो है वो 0.29 फीट पर मिनट आ जाएगी।
loading rate calculation है. A rectangular sedimentation basin has a total of 95 feet of weir. What is the weir loading rate in GPM per feet when the flow is 763 gallons per minute? फ्लो भी आपको गिवन है, लेंथ ऑफ वियर भी बता दी है उन्होंने. फ्लो डिवाइडेड बाय वियर लेंथ जो है आपको वो बता देती है वियर लोडिंग रेट. तो 8 गैलन्स पर मिनट पर फीट जो है आपके पास वियर लोडिंग रेट है. ठीक है, तो ये आपके पास ये बेसिक इसकी छोटी छोटी एग्जांपल्स थी जो हमने की हैं, जिसमें हमने वेलोसिटी एंड ओवरफ्लो रेट और वियर लेंथ वगैरह को कैलकुलेट किया और उसको किस तरह से यूज़ करना है वो हमने सीखा है. ठीक है, अब इसकी जो इसकी फर्दर जो कैलकुलेशंस हैं उसके लिए हम इसी वीक में एक और लेक्चर अगर अरेंज कर लेते हैं तो उसमें हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि हमारा ये सेडिमेंटेशन का कंप्लीट जो है, अगर हम इसको लेके भी चलें तो अभी हमने सिर्फ डिस्क्रीट सेटिंग पढ़ी है, तो इसको कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा. तो अगर हम दो पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो जाएगी और हमारी लर्निंग जो है इम्प्रूव हो जाएगी.